यस मैम। यस मैम। तो ये डिफरेंस पढ़ने को मैंने कहा था आप लोगों को, पढ़ लिया था आपने? यस मैम। यस मैम। रिसीट रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। अब है फाउंड एसेट्स अकाउंटिंग एंड इट्स पेक्यूलरिटीज। फंड एसेट्स क्या होता है? फॉलोइंग आर द कंसेप्ट ऑफ सम फंड्स विच आर जनरली मेंटेन्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से फंड उनको मेंटेन करने पड़ते हैं? हम लोगों को जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इनको दो तरह के फंड मेंटेन करने पड़ते हैं। एक कैपिटल अकाउंट जिसको हम जर्नल फंड या कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं, जिसमें सारी जो नॉन जो भी डोनेशंस आती हैं हम उसमें डाल देते हैं। और एट द एंड जो हमारा एक्सेस, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज जो एक्सेस होता है वो भी हमारा इसी फंड में चला जाता है। यूजली हम इसको सरप्लस या डिफिसिट भी इसी में ऐड करते हैं। जो सरप्लस होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, और जो डिफिसिट होता है वो माइनस कर देते हैं। और जो डोनेशंस होती हैं जब उनको कैपिटलाइज करते हैं तो वो भी हम इसी कैपिटल फंड में डाल देते हैं। अब आता है स्पेशल फंड। स्पेशल फंड वो होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमें डोनेशन मिली है। एक मिनट बेटा, आज come on। ले लो, आज ये ले, आजा। हाँ जी। तो स्पेशल फंड क्या होता है? जो हमें स्पेशल मिला है किसी ना किसी पर्पस के लिए, ठीक है। चाहे वो हमें डोनेशन से मिला है, चाहे हमें सब्सक्रिप्शन में से मिला है, या कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिट का भी कुछ हिस्सा स्पेशल फंड में डाल देते हैं। हम नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व्स में डाल के रख देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल फंड जरूरी नहीं है कि स्पेशल डोनेशन से ही मिला हो। वो स्पेशल डोनेशन से भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन से भी हो सकता है, या हम सरप्लस में से भी कुछ हिस्सा निकाल के स्पेशल फंड में डाल सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल डोनेशन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फंड में ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लब को बिल्डिंग के लिए फंड मिल रहा है तो वो बिल्डिंग फंड में ही जाएगा। और इसका पर्पस ये होता है कि जब भी हमें बिल्डिंग खरीदने का या उसको मेंटेन करने का खर्चा करना है तो हम बिल्डिंग फंड से ही करेंगे, ठीक है। इफ एनी इनकम इज डिराइव्ड, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर स्पेशल फंड को अभी हमें नहीं चाहिए, हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उससे इनकम आ रही है, तो उसको भी हम उसी स्पेशल फंड में ही ऐड करेंगे। उसको किसी प्रॉफिट एंड लॉस में हम नहीं डालेंगे। क्या हुआ? दरवाजा बंद करिए। बेटा अपने माइक बंद कर दो। आपके माइक चल रहे हैं, बंद कर दो। जब आपको बोलने को कहा जाएगा तब माइक ऑन करना, ठीक है। तो जब आपको कहीं स्पेशल फंड से खर्चा करना होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? स्पेशल फंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम उस खर्चे का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं रिपेयर डेबिट, वो नहीं लिखेंगे, स्पेशल फंड डेबिट टू बैंक। और जब हमारा स्पेशल फंड वाला जो फंड है उसका काम पूरा हो जाता है और उसमें फिर भी पैसे बचे हैं, तो हम जैसे फोर फीचर में कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे ना, वही चीज यहाँ पर है। स्पेशल फंड में जो पैसा बच जाएगा एट द एंड, फाइनली काम होने के बाद, उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ आई आपको? यस मैम। अब आता है स्पेशल फंड हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे आपने एसेट खरीदी स्पेशल फंड से, तो आप एंट्री करोगे एसेट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब ऑब्वियसली है, आप स्पेशल फंड को डेबिट नहीं करोगे, आप एसेट डेबिट करोगे, क्योंकि आपके क्लब में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट आई है, मशीन आई है, तो उसको दिखाना पड़ेगा।
तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, लेकिन अब स्पेशल फंड में जो पैसा पड़ा उसको भी तो खत्म करना है। तो जितना पैसा उसमें यूज हो गया, मान लो 10 लाख रुपए स्पेशल फंड में पड़े हैं, उसमें से 2 लाख आपके यूज हो गए और आपने मशीन खरीद ली, तो अब 2 लाख आप स्पेशल फंड से निकाल के, अब वो स्पेशल नहीं रहे ना, वो तो यूज हो गए, तो अब आप उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। ये बात, ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो कि जब स्पेशल फंड डेबिट टू कैपिटल फंड हम करेंगे, जब हमारा कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो, आपने उतने की एसेट खरीद ली, तो उतने का पैसा उठा के हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। समझ आ गई? हाँ जी। यस मैम। Yes, अब ma'am. आता है हमारा नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन जो है अगर आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिल रही है तो वो स्पेशल फंड में जाएगी। जैसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल रही है तो बिल्डिंग फंड में जाएगी। अदरवाइज फॉर अदर डोनेशन, जो बायलाज एंड रूल्स आपके कहते हैं, हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके रूल्स बनाते हैं, उसके बायलाज बनाते हैं कि हम इस तरह से इस चीज को ट्रीट करेंगे। तो आप जैसे हम हमारी कंपनी में क्या बनाते हैं, अगर आपको याद हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाते हो कि नहीं बनाते? पढ़ा है कि नहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल? यस मैम। तो उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। इसी तरह जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बायलाज तैयार किए जाते हैं। अगर उस रूल्स में, उस बायलाज में डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो हमें उसी तरह से करना है। अगर कोई रूल नहीं लिखा हुआ, आपने बायलाज में नहीं लिखा है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था, आप फिर इस चीज पे फोकस करो। अगर डोनेशन किसी स्पेशल काम के लिए मिल रही है तो स्पेशल फंड में चली जाएगी, बिल्डिंग के लिए मिल रही है तो बिल्डिंग फंड में चली जाएगी। दूसरा, अगर डोनेशन आपके पास आ रही है और उसके बारे में आपके बायलाज में कुछ लिखा हुआ है तो फिर आप अपने बायलाज, अपने रूल्स की तरह उसको ट्रीट करोगे। तीसरा, अगर बायलाज में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने ये देखना है कि डोनेशन नॉन रेकरिंग है या रेकरिंग है। रेकरिंग वो होती है जो हमें रूटीन में मिलती है, मंथली एनुअली मिलनी ही मिलनी है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। और जो नॉन रेकरिंग होगी, इस बात का ध्यान रखो, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, जो नॉन रेकरिंग होगी, जो कभी कभी मिलती है, उसको हम कैपिटल फंड में डाल देंगे। अब समझ आई ये बात? यस मैम। यस मैम। अब डोनेशन पेड बाय कंसर्न शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आता है, आपने अगर डोनेशन दी है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। लिगेसी, लिगेसी क्या होता है, जो हमें कोई विल में लिख के दे जाता है वो हम सीधा कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इफ एनी। कई बार लिगेसी पे टैक्स भी लगता है, जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो हमें बिल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आप खरीद नहीं रहे, आपको कोई डोनेट कर रहा है तो उस डोनेशन पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो देने के बाद जो बचेगा आपको वो कैपिटल फंड में डाल देंगे। It is kind of donation received according to the will by the deceased person. Deceased होता है मरने वाला, जब अपनी विल लिख के जाता है कि ये मेरी चीज इस इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए, इस क्लब को दे दी जाए, तो उसको हम लिगेसी बोलते हैं। और लिगेसी जब आती है तो वो कैपिटल फंड में जाती है, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर की है और बड़ी अमाउंट की होती है। आपने कभी देखो फैमिलीज में जब हमारे बुजुर्गों की डेथ होती है तो उनके भोग पे ना सब 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए के लिफाफे बना के हम डोनेशन दे रहे होते हैं, ये इस मंदिर में जाना है, इस मंदिर में जाना है। कभी देखा आपने ये चीज? हम्म? हाँ जी। बेटे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे मेरे दादा दादी जी की डेथ हुई थी तो हमने भी ऐसे ही किया था। तो वो जो है लिगेसी नहीं होती है, वो नॉर्मल डोनेशन होती है। लिगेसी होती है कि एक मरने वाला पर्सन ये लिख गया कि मेरी 1 एकड़ लैंड जो है स्कूल को दे दी जाए, इस हॉस्पिटल को दे दी जाए, वो लिगेसी होती है।
जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, और उसको हम कैपिटल फंड में डालते हैं। अगर उस पे कोई टैक्स लगना है तो टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हम कैपिटल फंड में डालेंगे। अब आता है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये भी हम अपने बायलाज के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम अपने रूल्स को देखेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं। अगर रूल नहीं है कुछ भी लिखा हुआ तो फिर हमने देखना है कि एडमिशन और एंट्रेंस पेड वंस बाय मेंबर फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप, क्योंकि वो एक ही बारी देगा तो हम उसे कैपिटल फंड में डाल सकते हैं। इफ अगर ये छोटी अमाउंट की है यानी बड़ी अमाउंट की है तो हमने कैपिटल फंड में डाल दी, और अगर वो छोटी अमाउंट की है, वो सिर्फ हमने उसके छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए लिया है, ज्यादा पैसे हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस करते हुए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होती है एनुअल, जो हमें साल की देनी पड़ती है जब हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनते हैं तो, और वो उस इंस्टीट्यूशन की इनकम होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाती है। और सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक्रूअल बेसिस पे जाती है, यानी कि जो इस साल की सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो सारी हम लिखेंगे, चाहे वो पैसे आए हैं या अभी आने हैं। एक्रूअल बेसिस, ये बात याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन की जो हम एंट्री करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं या कैश बेसिस पे करते हैं। तो हमारा जवाब होगा हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं सब्सक्रिप्शन की एंट्री। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होती है जो कि एक बारी देनी है। एक तो होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन, दोनों में फर्क समझो। जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो रेकरिंग नेचर की है, हर साल बंदा देगा ही देगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और एक्रूअल बेसिस पे जाएगी। जो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है वो यूजली एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है और उसको लाइबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर की है, वो हर साल नहीं मिलनी, वो सिर्फ तब मिलेगी जब कोई नया मेंबर एंटर करेगा तो। Annual subscription apportioned out of that is credited to income and expenditure account and deducted from the liability. Thus the balance is carried. अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, इस बात को समझो। जैसे मान लो मैं किसी क्लब की मेंबर बनी और मुझे क्लब ने ये कहा कि तुम्हें हर साल 1,000 या 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। अब मैंने उनको ये कहा कि देखो मेरी उम्र अब जो है उसी
हेलो हेलो यस मैम। यस मैम। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस बेटा मैम। मेरे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, सो लैपटॉप पे तो शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है 5-7 मिनट में आ जाती है, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा आपको बिना स्क्रीन शेयर के बोल रही हूँ, सुन लोगे? यस मैम। ठीक है। तो अब देखो, वो मैं जो आपको एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप का दे रही थी, पहले उस चीज को समझ लो आप। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने मेंबरशिप ले ली क्लब की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने ना 2,000 रुपये हर साल के देने हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 50 साल की हो गई हूँ, मान लो सपोज करो, या 55 साल की, किसी भी एज में बंदा मेंबर बन सकता है। वो कहता है मेरी 21 साल उम्र बच गई है, अगर 2,000 भी होंगे तो 40,000 होंगे। चलो मैं 50,000 दे देती हूँ, मैं एक ही टाइम पे आपको लाइफ मेंबरशिप दे देती हूँ। हो सकता है मैं उस टाइम, कई बार बंदा रिटायर हो रहा होता है, वो कहता है कि अब तो मेरे पास है 40-50 हजार रुपए, मैं दे देता हूँ, मुझे रोज रोज नहीं देने पड़ेंगे, तो हम लाइफ मेंबरशिप फीस दे के एक ही बारी सारी फीस पे कर देते हैं, और फिर हम उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं देते। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। अब ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, मैं सारी तो इनकम नहीं बना सकती, तो अब क्या करेंगे, हम उस 40 या 50 हजार को हम लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस में, मेरे नाम से या किसी के भी नाम से। तो जब जब वो ड्यू होगी मेरी हर साल, वहां से 2,000, जैसे हम एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, वैसे ही उसमें से 2,000 निकाल के हम इनकम की क्रेडिट साइड में हर साल डालते रहेंगे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। समझ आ गई? ठीक है, तो ये होता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर कोई इकट्ठी दे देता है तो उसे सेपरेट दिखाते हैं हम लाइबिलिटी में, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन में खत्म कर देते हैं। और अगर मान लो मैं 70 साल में ही मर गई, अभी तो मेरे 10 साल में 2,000 के हिसाब से 20,000 ही खत्म हुए हैं, और मैंने तो कितने दिए थे, 40,000 दिए थे ना। तो अब इंस्टीट्यूशन के पास 20,000 बच गए मेरे। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब एनुअल सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसने दी थी वो ही नहीं रहा। तो अब हम हर साल नहीं करेंगे, अब हम उसको सारे को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे या जनरल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास बुक्स तो है ना अपने अपने पास, में एग्जाम्पल 13 करवा रही हूँ, तो देख लोगे अपनी बुक्स में? यस मैम। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक्स खोल लो। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ना हो बुक या ना नजर आ रही हो? ओके, तो मैं एग्जाम्पल 13 करवा रही हूँ। एग्जाम्पल 13 वो ये कहता है कि 31 मार्च 2021 को एक क्लब ने सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब समझते हो? पहले तो इस बात को समझो, ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना है आपने। 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब ये है कि जो 20-21 का साल मेरा खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उसकी लोगों ने अभी तक 28,000 की सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं दी है, यानी वो मेरे डेटर बन गए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो। एसेट होगी ना, वो मेरे डेटर हो गए ना। यस मैम। ठीक है, और 4,000 की सब्सक्रिप्शन मेरे पास एडवांस आई हुई है, यानी कि 2022 वाले साल के किसी ने 4,000 एडवांस दे दिए, तो जो एडवांस किसी ने मुझे पे कर दिए, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गई उस साल 31 मार्च को। समझ आ गई आपको? यस मैम। अब ड्यूरिंग द ईयर, जब मेरा अगला साल आया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 वाला साल मेरा नया शुरू हुआ, उसमें क्लब को 2,08,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन कैश में मिली। कितनी मिली? 2,08,000 रुपए। उसमें से 12,500 जो है वो 22-23 की है, यानी कि अगले साल की, उससे भी अगले साल की, यानी कि एडवांस आ गई 12,500,
और 31 मार्च 2022 में 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दी, यानी कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर हो गई, अभी पैसे नहीं आए। और उन लोगों की जो सब्सक्रिप्शन बनती थी वो थी 1600 रुपए पर पर्सन। 5 लोगों ने नहीं दी, तो कितने लोग हो गए जिनकी अभी इन एरियर है? 1600 गुना में 5, 8000 रुपए हो गए। यस मैम। अब हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है 2021 और 2022 का। अब जो सब्सक्रिप्शन होती है, सबसे पहले तो ये समझो कि वो हमारी इनकम है या खर्चा है। क्या है हमारी? एक्सपेंस, खर्चा। किसने बोला खर्चा? मैम शिवम, इनकम होती है। शिवम इनकम आप है 2 मैम। दिन से क्लास लगा रहे हो बेटा। तो सब्सक्रिप्शन आपका खर्चा है, जो आप सोच रहे हो ना, वो आप गलत नहीं सोच रहे हो। मैं आपका नहीं पूछ रही, मैं क्लब का पूछ रही हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन का पूछ रही हूँ, क्योंकि हमने अकाउंट्स इंस्टीट्यूशन के लिए बनाने हैं, अपने लिए नहीं बनाने हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं सब्सक्रिप्शन देती हूँ तो मेरा वो खर्चा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए तो वो इनकम है ना बेटा। यस मैम। तो हमने अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन की करनी है। इंस्टीट्यूशन के लिए जब हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे तो समझ लो आप इनकम का अकाउंट बना रहे हो। जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आप रेंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाते हो या आप कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट बनाते हो, वैसे ही आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओगे। तो सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम होती है, वो अभी हमारे पिछले साल के एरियर नहीं मिले 28,000 जो नहीं मिले, मैंने आपको बोला वो हमारे डेटर हो गए। तो वो कौन सी साइड जाने चाहिए? डेबिट। वेरी डेबिट गुड। साइड। तो हम डेबिट वाली साइड में। वेरी गुड। तो अब हम कहाँ लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 28,000 रुपए। ये बात समझ आ गई आप सबको? यस मैम। अब जो एडवांस आए थे वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कौन सी साइड में जाती है? क्रेडिट साइड क्रेडिट में। साइड मैम। तो अब हम सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे बाय बैलेंस बरोड डाउन 4,000 रुपए। ये बात भी समझ आ गई आपको? यस मैम। अब जब मुझे 2,08,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर मिले, जब हमारे को कहीं से इनकम आती है कैश में, तो हम या बैंक में, तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। क्या यही एंट्री बनेगी मेरी? यस मैम। तो मैं सब्सक्रिप्शन में क्या लिखूंगी? बाय कैश, क्रेडिट साइड में 2,08,000 रुपए। ये बात भी समझ आ गई आपको? यस मैम। अब 12,500 जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आई, उसमें से 2,08,000 में से, ये ध्यान देना है, कई बारी वो 2,08,000 में वो नहीं जोड़ी होती, कई बारी जोड़ी होती है। 2,08,000 में से 12,500 मेरी एडवांस आ गई, अगले साल की किसी ने एडवांस दे दी। तो हम एंट्री क्या करते हैं? प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। याद है आपको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर भी हम प्रीपेड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करेंगे और सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या बैलेंस। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाना है ना हमने। समझ आ गई आपको ये 12,500 क्रेडिट में क्यों आया? यस मैम। अब जो 8,000 रुपए हमें हमारे पास नहीं आए, उसका हम क्या करते हैं? उसका हम क्या करते हैं? हमारे पास नहीं आए ना, तो नहीं आए तो हमारे डेटर हो गए। यस मैम। तो अब हम क्या लिखेंगे? एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, यही करते हैं। यस मैम। तो हम कैसे लिखेंगे? बाय एक्रूड इनकम 8,000 रुपए। हम ये सब एंट्रियां करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो अब एक बारी एंट्रियां देखते हैं हम। देखो, सबसे पहला हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया 28,000, बुक में दिख रहा है आप सबको। यस मैम। और फिर जो 4,000 की हमारी लाइबिलिटी थी वो क्रेडिट में आ गई। यस मैम। अब क्लोजिंग में इसका रिवर्स करेंगे हम, क्योंकि जो ओपनिंग हमारी 28,000 की एसेट थी, तो क्लोजिंग एसेट कितने की है? 8,000 की है। जो लोगों ने अभी पैसा नहीं दिया वो बैलेंस हो जाएगा। यस मैम।
और जो हमें 4000 ओपनिंग में हमारी लाइबिलिटी थी, क्लोजिंग में हमारी लाइबिलिटी क्या है? 12500 जो लोगों ने हमें एडवांस दे दिया, यस मैम। वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और कैश जो हमें मिला उसकी हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, या इसने लिखा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हम कैश नहीं बना रहे ना, हम क्या बना रहे हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं ना। यस मैम। तो हम एंट्री क्या करेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, वो हमारे पास 2,08,000 आ गया। और जब हम दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे तो 1,79,500 जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब Yes, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं देखती हूँ शायद मेरी लाइट भी आ गई है। पर अभी नेटवर्क 2 मिनट लेगा नेटवर्क चलने के लिए। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसने अकाउंट बना के किया है, और 14th एग्जाम्पल में इसने किस तरह से किया मैं वो भी समझा देती हूँ। इसके लिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है वो ऐड करनी है, और जो पिछले साल की या अगले साल की है वो माइनस करनी है। जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है वो क्या करनी है? हमने ऐड करनी है, और जो अगले साल या पिछले साल की है वो माइनस करनी है, जो इस साल से रिलेट नहीं करती। क्योंकि उसका फंडामेंटल क्या है, उसका रीजन क्या है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारी सब्सक्रिप्शन एक्रूअल बेसिस पे है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। तो अब हम चलते हैं इसमें 14th एग्जाम्पल पे। वो कहते हैं द सिटी स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सूरत हैड रिसीव्ड 2022-23, ये जो है 50,000 इसने रिसीव किए टुवार्ड्स द सब्सक्रिप्शन। ये है रिसीव्ड अमाउंट। क्या अमाउंट है हमारा? रिसीव्ड अमाउंट 50,000। अब इसमें 21-22 की जो अनपेड थी वो 5,000 थी। तो मैंने कहा, क्या कहा है अभी आपको? जो किसी और साल की है वो माइनस कर देनी है। तो हम सीधा सीधा 5,000 माइनस कर दें। यस मैम। ज्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस साल की है नहीं, हमने माइनस कर दी। अब वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2022, हम कौन से साल का बना रहे हैं? 22-23 का। तो 22 में जो एडवांस था इसका मतलब वो इसी साल का था, 1250। यस। तो वो यस मैम। पिछले साल आ गया था, लेकिन है तो इस साल का ना, तो ऐड कर दें 1250। यस कर दिया मैम। इसने ऐड। ठीक है, अब आप देखो अगला 31 मार्च 2023 को 1,000 जो था वो 22-23 का आ गया। 22-23 मतलब क्या हुआ? 22-23 का अनपेड है, इसी साल का हो गया ना, करंट ईयर का हो गया ना ये। तो करंट ईयर का क्या करना है हमने? ऐड। लेकिन ये तो एक मिनट रिसीव्ड इन एडवांस है बेटा, 22-23 है। 22-23 तो अगला साल हो गया ना, हम तो 21-22 का बना रहे हैं ना। तो 1,000 तो 22-23 का है, यानी अगले साल का है, दूसरे साल का, इस साल का नहीं है, तो ये माइनस करेंगे। इस साल का जो रह गया, जो अभी नहीं आया 21-22 का, वो है 2250 अनपेड। ये देखो ध्यान से, इस साल का 2250 इस साल का है ना जो अनपेड है। समझ आइए आपको? यस जो मैम। 1,000 एडवांस रिसीव हुआ वो तो अगले साल का है ना, कमिंग ईयर का। तो कमिंग ईयर का तो हम नहीं लेंगे ना, उसको तो माइनस करेंगे। और जो इस साल का अभी नहीं आया उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो ऐसा करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमें किस तरह से सब्सक्रिप्शन डालनी है, उसके हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक आप अकाउंट करके कर सकते हो, और दूसरा जो है आप किस तरह से कर सकते हो?
प्लस माइनस करके। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट, मैं साथ साथ कनेक्टिविटी भी देख रही हूँ ना, कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। अब जो 15th एग्जाम्पल है वो आप लोग खुद करोगे एक बारी, ठीक है? अच्छा नहीं, 15th भी मुझे ही कराना पड़ेगा। 15th एग्जाम्पल में उसने क्या बोला है आपको? उसने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा और उससे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और उससे आपने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन को समझ लो पहले, वो पूछ क्या रहा है और दिया क्या हुआ है। तो जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो समझ आई कि क्या गिवन है हमें? देखो अभी तक हम फाइनल अकाउंट बनाते थे तो हमें ट्रायल बैलेंस दी होती है और एडजस्टमेंट दी होती है, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। यही करते आए हैं ना अभी तक तो हम। यस मैम। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है? हमें गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, और हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। एक सेकेंड। देखो मेरा ज्वाइन हो गया, इधर शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। होगी स्क्रीन शेयर अब? यस मैम। Yes, ma'am. इधर से एग्जिट कर रही हूँ, वहां से लैपटॉप पे आ रही हूँ वापस। आप लोगों ने बोला नहीं मेरी आवाज नहीं सुन रही आपको? अब सुन रही हो आवाज? यस मैम।
ठीक है, तो देखो ये हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ये 2023 का दिया हुआ है, तो हम रिसीट एंड पेमेंट भी 2023 का बनाएंगे। तो ये 22 नहीं, इसको 23 कर लेना अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, ये बात समझ आ गई? हाँ यस जी। मैम। एक Yes. आपको मैंने, अगर आपने मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई है तो मैंने आपको वहां भी ये बोला था कि आपने ट्रायल बैलेंस को नहीं देखना है, एडजस्टमेंट को थोड़ी सी नजर मारनी है और पहले अपना फॉर्मेट बनाना है और फिर हमने एक एक आइटम को उठाना है। याद है ये बात? यस मैम। वही चीज हमने यहाँ करनी है, हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हमने सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट को उठाना है। और पहले हमने रिसीट एंड पेमेंट सिर्फ नाम लिखना है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हम कैश बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैश Cash. बुक मैम। हाँ, तो कैश बुक में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं या नहीं लिखते? यस मैम। तो अब यस देखो मैम। ये क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 को आपके पास कोई कैश नहीं था, तो ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, तो खत्म हो गया। बट ओवरड्राफ्ट था आपके पास 15,000 का, तो ओवरड्राफ्ट यानी बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का ओवरड्राफ्ट कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट हम 15,000 लिख देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, काट दें इस लाइन को। यस मैम। अब वो कह रहा है 31 मार्च 2023 को जो आप बना रहे हो उस टाइम आपके पास कैश इन हैंड 850 रुपए है और बाकी का बैंक बैलेंस है। उसने बैंक बैलेंस बताया नहीं है, सिर्फ ये बताया कि कैश इन हैंड 850 है। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड क्रेडिट साइड में आता है, ये तो पता है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन करके, क्योंकि उसको ओपनिंग में हम 2 में लिखते हैं तो क्लोजिंग में यहाँ लिखेंगे 850। ये बात समझ आ गई आपको कि 850 Yes. क्यों लिखा है? यस मैम। तो इसलिए इस लाइन को भी हम काट दें, अब हमें जरूरत नहीं है। और बाकी का बैंक बैलेंस जो होगा वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। वो क्या होगी हमारी? बैलेंसिंग फिगर मैम। ये देखो बैलेंसिंग फिगर, समझ आ गई? ये हमारा आंसर होगा। इसलिए यहाँ अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ बैंक लिख के छोड़ देंगे और बैलेंसिंग फिगर लिख के। 7250 हमें नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, अभी इसको हमने नहीं कुछ करना। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। अब हमने चलना है शुरू से। कहाँ से? अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो पहला खर्चा और पहली इनकम जो है मेरी सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहले मेरे पास जो पैसा आता है वो सब्सक्रिप्शन से आता है। ये जो 68,000 है ये मेरी इनकम है। और इनकम निकालने के लिए मैंने क्या किया था, आपको याद होगा कि जो इस साल के थे वो ऐड कर दिए थे और जो पिछले साल या अगले साल के थे वो माइनस कर दिए थे। यही किया था हमने। यस मैम। वो हमने जितने पैसे हमारे पास आए थे 2,08,000, उससे हमने ये निकालना था, या 50,000 दूसरे क्वेश्चन में, कि हमारी इसमें से इनकम कितनी है। अब हमें इनकम दी हुई है, इस बात को बार बार समझो, मैं जोर से बोल रही हूँ। अब हमें इनकम दी हुई है, अब हमने ये निकालना है हमारे पास कैश कितना आया। तो उस केस में आपका उल्टा हो जाएगा, जो अगले या पिछले साल के पैसे हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो इस साल के हैं वो माइनस हो जाएंगे। समझ आई आपको? हाँ जी बच्चा, Yes, ma'am. दोबारा दस्यो मैम एक बार ये वाली गल। ध्यान से समझो। हमें पहले ये बताया हुआ था कि 2,08,000 रुपए कैश आए हमारे पास या 50,000 आए। हमने उससे ये निकालना था कि हमारी इस साल की इनकम कितनी है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं। तो हम इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इस साल का पैसा होता है वो चाहे आया चाहे नहीं आया हम ऐड कर देते हैं, और जो अगले या पिछले साल का होता है हम माइनस कर देते हैं। अभी तक मैंने यही बताया ना आपको। यस मैम। अब हमने उल्टा चलना है। अब हमें इनकम दी हुई है, उससे हमने ये निकालना है कि हमारे पास कैश कितना आया। तो अब हम उल्टा करेंगे ना, यानी जो इस साल का ड्यू है या पहले आ गया वो माइनस कर देंगे, जो अगले पिछले साल का है वो ऐड कर देंगे जो इस साल आया। ओके मैम। अब समझ आ गई सबको? यस मैम। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब इनकम से रिसिप्ट निकालनी है तो इस साल वाला माइनस करना है, बाकी सालों वाला ऐड करना है। जब रिसिप्ट से इनकम निकालनी है तो इस साल वाला ऐड करना है, बाकी माइनस करना है। ये बैठ गया दिमाग में तो बस समझ लो आपका बेड़ा पार है।
अब 68,000 में ये जो 2600 इन एरियर है, इन एरियर का मतलब क्या है? वो इस साल का है, पिछले साल एरियर था तो इस साल का हो गया ना। यस मैम। यस और मैम। तो इस साल वाला अब हमने क्या करना है? माइनस करना है। 2600 माइनस कर दें। यस मैम। यस मैम। अब जो 3700 इन एरियर है, सॉरी 2600 इन एरियर तो पिछले साल का हो गया ना, 22 का एरियर है, पिछले साल का एरियर है, ये तो ऐड करेंगे ना, इस साल का एरियर माइनस करेंगे। हमने क्या करना है, एक बारी फिर से समझो, इस साल की जो इनकम है वो माइनस कर देनी है। तो इस साल की इनकम कौन सी है? 3700। और कौन सी है? ये 1000 जो हमें एडवांस पिछले साल मिल गई थी। जो 22 में एडवांस मिली थी, एक तो वो इस साल की हो गई। 22 में एडवांस किस साल की मिलेगी बताओ? हम 23 की। और जो 23 में एरियर है वो भी 23 का हो गया। तो ये 3700 और 1000, 4700 रुपए हमारे इस साल के हैं, ये हम माइनस कर देंगे। और बाकी 2600 और 1500 जो दूसरे सालों के हैं ये ऐड कर देंगे। ये बात बेटा, 4 चीजें आपको दी हुई हैं, हमने इसमें से ये निकालना है इस साल के कौन से हैं और बाकी कौन से हैं। इस साल के देख लो बस। अगर आप इनकम से कैश पे जा रहे हो तो इस साल वाले माइनस कर दोगे, और अगर कैश से इनकम पे आ रहे हो तो इस साल वाले ऐड कर दोगे। तो अब हम इनकम से कैश में जा रहे हैं। तो जो पिछले साल 22 में मुझे एडवांस आए थे 1000 रुपए, वो 23 के थे। और जो 23 में नहीं आए अभी तक, 24 में आएंगे यानी कि, तो वो भी 23 के हो गए ना। तो ये दोनों पैसे इस साल के हो गए ना। समझ आई आपको? यस मैम। अब जो 22 में इन एरियर है मेरे 2600 रुपए, वो तो 22 के हो गए ना। और जो यस मैम। 1500 एडवांस आ गया, 23 में एडवांस आया, वो तो 24 का आया। तो ये 2600 और 1500 तो अगले पिछले सालों के हैं ना। भाई बात समझ है नहीं? Yes, ma'am. तो अब हमने उल्टा कर देना है, अगले पिछले सालों वाले हमने क्या करने हैं, वर्किंग नोट 1 में आएंगे हम। अगले पिछले सालों वाले मैंने क्या किए, 4700 मेरे इस साल के थे, माइनस करने हैं। मैंने यही बोला था ना कि उल्टा करना है अब हमने, ठीक है। और अगले पिछले साल वाले मैंने ऐड कर देने हैं, 4100 रुपए। तो मेरा सब्सक्रिप्शन कैश आया 67,500। लेकिन ये राइट ऑफ भी कह रहा है कुछ, वो हम बाद में देखते हैं कहाँ कह रहा है ये राइट ऑफ। पहले हमारी इतनी बात समझ आ गई? राइट ऑफ छोड़ दो आप, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी आप इतना ही लिख दो। आप राइट ऑफ को छोड़ दो, जो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर, ये कंफ्यूज कर रहा है। आप 67,400 तक ही रखो, अभी इतना ही आप लिख दो सब्सक्रिप्शन कि हमें कैश मिला। ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब आगे जो है, इसके बाद वो क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन का काम खत्म हो गया। अब आ गया डोनेशन। डोनेशन हमने क्या पढ़ा था कि अगर रूल्स में लिखा हुआ है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं लिखा हुआ स्पेशल पर्पस के लिए मिली है उस हिसाब से चलेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं नीचे डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ डोनेशन का, कुछ नहीं लिखा ना। यस मैम। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी कैश मान लें। पैसा तो आया ही ना, 5000 तो आए ना। इनकम बनी या नहीं बनी वो तो हमने तब सोचना था ना, लेकिन हमारे पास कैश तो आ ही रहा है ना 5000। तो रिसिप्ट में तो आ ही जाएगा ना, 5000 की डोनेशन आ गई। ठीक है। यस मैम। और कुछ है रिसिप्ट में, हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, बस रिसिप्ट साइड खत्म। अब हम आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट में सबसे पहले आता है सैलरी। 19,500 की सैलरी है। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। ये है तो वही है कि सैलरी क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर 22 वाली आउटस्टैंडिंग है तो वो 22 से रिलेट करती है ना। ठीक है, समझ आ गई?
हाँ जी बच्चे, यस मैम। तो उसको हम ऐड करेंगे, ma'am. क्योंकि जब हम इनकम से रिसीप्ट पे जाते हैं तो अगले पिछले साल वाली ऐड करते हैं, इस साल वाली माइनस करते हैं। तो ये जो 1200 है ये 2022 की है, हम ऐड कर देंगे, और 350 इस साल की है, ये हम माइनस कर देंगे। तो अब आप देख लो सैलरी में इसने क्या किया है, सैलरी 19,500, 1200 ऐड कर दिया, 350 माइनस कर दिया। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. अब हम आते हैं आगे, सैलरी के बाद क्या है दूसरा हमारा खर्चा, रेंट। रेंट 4500 है, इसका भी हमने सेम करना है। रेंट भी हमारा देखो ये आउटस्टैंडिंग है, 500 आउटस्टैंडिंग 22 का था, तो 22 वाला जो है वो हम ऐड कर देंगे, जो इस साल का 800 है वो माइनस कर देंगे। तो ये भी आपका ऐसे ही आ जाएगा, 500 ऐड कर देंगे, 800 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी? यस मैम। अब अगला खर्चा है हमारा प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। 3 खर्चे हैं, हम देख लेते हैं इसमें कुछ है तो। ऑडिट फीस का दिया हुआ है, प्रिंटिंग और इंश्योरेंस का कुछ नहीं दिया हुआ, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ऑडिट फीस का भी वही है, पिछले साल वाली ऐड हो जाएगी, इस साल वाली माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो उस साल से रिलेट करती है। बाकी ये जो हमारा प्रिंटिंग और इंश्योरेंस हम कुछ नहीं करेंगे, इंश्योरेंस है प्रीपेड में, ऑडिट फीस भी है, तो ऑडिट फीस का आप कर लोगे। ठीक है, वही माइनस प्लस माइनस कर दिया ना इसने, 500 प्लस कर दिया, 750 माइनस कर दिया। ठीक है, यस मैम। इंश्योरेंस का भी दे रखा है भाई, प्रीपेड 150 इस साल का प्रीपेड कर दिया हमने, यानी कि ये इस साल से रिलेट करता है ना, प्रीपेड माइनस कर प्रीपेड देंगे। है ना, तो ये हम माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगले साल से रिलेट करता है ये, यस मैम। ऐड करेंगे, ये अगले साल से रिलेट करता है बेटा। 150 प्रीपेड है ना, आउटस्टैंडिंग नहीं है ये, ओके आउट ठीक है मैम। है ना, हाँ जी मैम। ऐड करेंगे हम। इंश्योरेंस का भी हो गया, ऑडिट फीस का भी हो गया, गेम्स स्पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ है। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है कि बैड डेट हो गई है, एक तरह से ये डेटर्स है ना, यस मैम। तो बैड डेट का क्या करोगे, वो तो पैसे आए नहीं, हमने हमारे जितने आने थे उसमें से 350 कम आए। ठीक है, यस मैम। इसीलिए इसने यहाँ से 350 माइनस किए थे। अब पता चल गया 350 माइनस क्यों किए थे, क्योंकि हमारे हिसाब से 67,400 आए, उसमें से भी 350 तो बैड डेट हो गए, भाग गए, नहीं दे, अब वो मेंबरशिप ही छोड़ गए, देंगे भी नहीं अब, तो 350 तो खत्म हो गए ना हमारे। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। अब आगे क्या है हमारे पास, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हमने कर लिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज इट इज लिख दोगे आप। स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट का आ रखा है यहाँ पर, 25,000 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास यहाँ पड़े थे, और 24,000 आपने लिए कितने, और 25,000 के आपके पास पिछले साल के पड़े थे, और 3,500 रुपए का ये है। तो अभी वही जो पिछले साल वाले हैं हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना उसको, यस मैम। इसको ऐड कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे 24,000 को। ये रहा, इसने स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट का पूरा अकाउंट ही बना दिया, क्योंकि जो हमारे एसेट्स होती है ना उसका अकाउंट बना सकते हैं हम, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस 25,000, ठीक है, वही है ना, पिछले साल वाला ऐड हो गया, इस साल वाला माइनस हो गया, आप ऐड माइनस करोगे तो भी 6,000 आएगा, अकाउंट बनाओगे तो भी 6,000 आएगा। ठीक है, यस मैम। तो इसने ये कह लिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह आप फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे, फर्नीचर का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपने फर्नीचर सेल किया, ये हमने कहाँ से उठाया, 2500, लॉस हमें दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, सारी चीजें जब आप एज ए एसेट अकाउंट तो आपको बनाना आता है ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो आपकी रिसीट एंड पेमेंट में चली जाएगी, क्योंकि डेबिट में बच रहा है, इसका मतलब हमने 8,000 का फर्नीचर खरीदा। समझ आई आपको ये बात? देखो कहाँ से लिया, ये कह रहा है
बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो आपने सेल किया उसकी 4,000 रुपए की बुक वैल्यू थी। ओपनिंग फर्नीचर आपके पास 30,000 का था। क्लोजिंग आप वैसे भी कर सकते हो, ओपनिंग वाला जो है वो प्लस कर दो, क्लोजिंग वाला माइनस कर दो, उस तरह से भी निकाल सकते हो और एसेट अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, समझ आई आपको? अब क्या रह गया? Yes, स्पोर्ट्स का हमने अकाउंट Yes, बना दिया, ma'am. सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ माइनस कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आप एज इट इज कर दोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हम उनके अकाउंट में ले गए, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी उसके अकाउंट में ले गए, और एक्सेस का हमने कुछ करना नहीं क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस, हमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, सैलरी निकाल ली, रेंट निकाला, इनकम कहाँ कहाँ से आई थी? सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एक एंट्रेंस फीस से 4,000 आए हैं, इसने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो एंट्रेंस फीस आए और उसको कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया, लेकिन 4,000 तो आए होंगे ना आपके पास। ठीक है, फर्नीचर हमने परचेज निकाल लिया अपनी, उसमें से कितने का हमने परचेज किया था, और 7,000 का हमने सेल भी किया है, तो वो डिफरेंस लेके हम फर्नीचर का लिख देंगे यहाँ पर अकाउंट में से निकाल के, और यहाँ पर हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज इट इज लिख दोगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने इसके अकाउंट से निकाल लेना है, कितना हमने खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड भी हमने अकाउंट से निकाल लिया। ये हमारा बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 7250। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जब तक अपने हाथ से करोगे नहीं, आपको समझ बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका ऐसा ही है 16, आपने खुद से करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है इसका भी। ठीक है, 17 भी ऐसा ही है। आगे तो सारे यही क्वेश्चन ही है आपके। 19, 20। यहां से मैं कल करवाऊंगी प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपके हैं कितने बनते हैं, देखो कहाँ तक हैं, एग्जाम्पल 21 तक। 21 एग्जाम्पल तक आप सबने करने हैं। अब जो कर लेगा वो अपने डाउट पूछ लेगा, जो नहीं करेगा वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती आपका। तो 21 एग्जाम्पल तक आपने घर से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डन फॉर टुडे। okay, ma'am. यहाँ से हम कल करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।